पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पारिश्रमिक विधियाँ, रेम्यूनरेटिंग लेबर के अलग अलग मेथड्स पढ़े थे। समय के आधार पर कैसे दी जाती है, कार्य अनुसार कैसे दी जाती है, और भी कई तरह की हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे प्रेरणात्मक मजदूरी विधियाँ, इंसेंटिव वेजेस मेथड। इंसेंटिव किसी भी वर्कर को उसके काम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके और कॉस्ट कम होके हमें भी फ़ायदा हो सके, कुछ इंसेंटिव्स का प्रयोग किया जाता है। वो इंसेंटिव किस किस तरीके की हो सकती हैं और कैसे उनको दिया जाता है, या किस किस तरीके के उनके नियम बनाए गए हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। इंसेंटिव को यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है: व्यक्तिगत मौद्रिक योजनाएं, सामूहिक बोनस योजनाएं एवं गैर मौद्रिक योजनाएं। सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिगत मौद्रिक प्रेरणात्मक योजनाएं। ऐसी योजनाएं हमारी 4 प्रकार की हो सकती हैं। पहली है अंतर्युक्त कार्य दर योजना, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इसमें इंसेंटिव देने के लिए हम यह तरीका अपनाते हैं कि अलग अलग मज़दूरों को, श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार अलग अलग दरों से भुगतान किया जाता है, जिससे अधिक दर से भुगतान मिलने वाले से प्रेरित होकर बाकी कर्मचारी भी, बाकी श्रमिक भी और अच्छा काम करें, ताकि उनको अधिक दर से भुगतान मिल सके। इसमें पहली जो विधि डेवलप की है वो डेवलप की है WF टेलर ने। FW टेलर की जो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है, इसमें एक स्टैंडर्ड प्रोडक्शन तय किया जाता है कि हमें इतना उत्पादन करके देना है। यदि कोई कर्मचारी, कोई श्रमिक उस उत्पादन से अधिक उत्पादन करके देता है तो उसे ऊंची दरों से भुगतान होता है, और यदि कम दर से उत्पादन करके देता है तो उसे नीची दरों से भुगतान किया जाता है। FW टेलर ने जो रेट्स तय की हैं वो इसने कही हैं कि यदि सामान्य कम क्षमता पर कार्य किसी श्रमिक ने किया है तो उसे सामान्य दर प्रति इकाई, यहाँ पे भुगतान पीस रेट प्रति इकाई के आधार पर किया जाएगा, और यदि उसने क्षमता से कम पर कार्य किया है तो उसको भुगतान मिलेगा सामान्य दर प्रति इकाई का 80%, और यदि उसने क्षमता से अधिक कार्य किया है तो उसे भुगतान दिया जाएगा सामान्य दर प्रति इकाई का 120%। अब इस योजना में यह है कि यदि श्रमिकों की कार्य क्षमता में थोड़ा सा भी अंतर हो तो उनकी मजदूरी में 150% तक का अंतर आ जाता है। इसलिए इस योजना को ज़्यादातर स्वीकार नहीं किया गया। इसका काफ़ी अधिक श्रमिकों द्वारा विरोध किया गया है, और इस विधि में किसी न्यूनतम वेतन की गारंटी भी नहीं दी जाती है। दूसरी विधि जो हमारी डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में है वो की है मैरिक ने। मैरिक टेलर की योजना का एक थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप है। इसने यहाँ पे 2 की जगह 3 भागों में बांटकर सजेस्ट किया है। इसने जो सलाह दी है, जो हमें वो दिया है, वो 3 भागों में बांटा गया है। ये कहता है कि यदि कार्य क्षमता 83.33% तक हो तो सामान्य दर प्रति इकाई के आधार पर भुगतान किया जाना चाहिए। यदि हमारी कार्य क्षमता 83.34 से 100% तक हो तो सामान्य दर का 110%, यानी जितना भी काम किया उसका भुगतान प्लस 10% बोनस दिया जाना चाहिए। और यदि कार्य क्षमता 100% से अधिक है तो हमारा भुगतान सामान्य दर का 120%, यानी 100% पेमेंट प्लस 20% बोनस दिया जाना है। तो टेलर की तुलना में ये थोड़ी सी अधिक अच्छी विधि है, लेकिन इसमें भी न्यूनतम पारिश्रमिक की कोई गारंटी नहीं दी जाती है। अब एक एग्जाम्पल लेके हम देखेंगे कि हमें कैसे सॉल्व करना है कि सूचना को यदि टेलर के अकॉर्डिंग भुगतान करना हो और यदि हमको मैरिक के अकॉर्डिंग भुगतान करना हो। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। एक उपकार्य है जिसमें सूचना उपलब्ध है, सामान्य दर 2 रुपये प्रति घंटा। यहाँ पे आपको जो वेजेस दे रखी है वो रेट पर आवर दे रखी है, जबकि हमें ध्यान रखना है कि टेलर और मैरिक दोनों रेट पर यूनिट के अकॉर्डिंग भुगतान देने को सजेस्ट करते हैं। जो हमारा प्रमाप तय किया गया है वो पर वीक 36 यूनिट्स का है, 36 इकाइयाँ बनानी चाहिए। ये प्रमाप हमने तय किया है। 45 घंटे के एक सप्ताह के दौरान श्रमिकों को वास्तविक उत्पादन निम्न प्रकार से था। इसमें हमको 5 तरह के श्रमिक दे रखे हैं, A, B, C, D, E। A का उत्पादन है यहाँ पर 30, B का है 35, C का है 36, D का है 40 एंड E का है 42। श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी ज्ञात करनी है यदि भुगतान सिंपल कार्य अनुसार हो, टेलर योजना के अनुसार हो, या फिर मैरिक योजना के अनुसार हो। सो करने से पहले हम 2 चीज़ ज्ञात करेंगे, एक तो हमारी कार्य दर और एक हमारी एफिशिएंसी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ पीस रेट।
पीस रेट मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। इसमें अपन निकालेंगे वेजेस जो आपको रुपीज़ में दी हुई होनी चाहिए डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो हमारी निकल जाएगी पीस रेट पर यूनिट। तो यहाँ पे हमें वेजेस ने कहा है कि वेजेस रेट है हमारी 2 पर आवर और एक वीक पे हमको 45 आवर्स पे काम करना चाहिए। तो हमारी वेजेस हो जाएगी 45 इंटू 2 मीन्स 90 रुपीज़। और जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हमने तय किया था वो हमने किया था यहाँ पे 36 यूनिट्स। तो हमारी रेट यहाँ पर आ जाएगी 2.5 पर यूनिट। अब यदि पहली विधि हमको कार्यानुसार भुगतान करना हो तो ए से लेके ई तक ई ने यहाँ पे ए का उत्पादन है यहाँ पे 30 यूनिट्स का, रेट है हमारी 2.5। तो पेमेंट हमारा हो जाएगा यहाँ पे 75 रुपीज़। बी ने यहाँ पे बनाई है 35 यूनिट्स, रेट है हमारी 2.5 पर यूनिट। तो हमारा पेमेंट हो जाएगा यहाँ पर 87.5 रुपीज़। सी का प्रोडक्शन है 36 यूनिट्स इंटू 2.5, वेजेस आ जाएगी हमारी 90 रुपीज़। डी का प्रोडक्शन है यहाँ पर हमारा 40 यूनिट्स इंटू 2.5, वेजेस आ जाएगी हमारी 100 रुपीज़। ई का प्रोडक्शन है 42, रेट है हमारी 2.5, वेजेस आ जाएगी हमारी 105 रुपीज़। तो यदि भुगतान कार्यानुसार किया जाता है तो यहाँ पे ए को मिलेंगे 75 रुपीज़, बी को 87.5, सी 90, डी 100 एंड ई 105 रुपीज़। ये हमारी फर्स्ट विधि हो जाती है जिसमें हमको कार्यानुसार भुगतान करने को कहा गया है। दूसरा, यदि हम टेलर योजना के अनुसार भुगतान करना हो, यदि हमें टेलर के अकॉर्डिंग भुगतान करना हो तो टेलर हमारा यहाँ पर कहता है कि यदि कार्य क्षमता से कम पे कार्य किया है तो आपको मिलेगा नॉर्मल रेट का 80%। यदि क्षमता से अधिक काम किया है तो हमें मिलेगा कार्य क्षमता का सामान्य दर का 120%। तो सबसे पहले हमें निकालनी होगी इसमें क्षमता, एफिशिएंसी या क्षमता निकालने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक्चुअल प्रोडक्शन divided by standard production multiplied by 100। आंसर हम प्रतिशत में निकालेंगे एफिशिएंसी निकालने के लिए। इन परसेंटेज। तो हमारे यहाँ पे एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया है वर्कर ने डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अपन एफिशिएंसी निकाल लेते हैं सबके अलग अलग, ए बी सी डी एंड ई। तो ए का यहाँ पे प्रोडक्शन है एक्चुअल में 30, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हमने तय किया था 36 मल्टीप्लाइड बाय 100। बी की है यहाँ पे तो 35 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 100। सी 36 divided by 36 into 100, 40 divided by 36 into 100, 42 divided by 36 into 100। तो एफिशिएंसी ए की यहाँ पर आ जाएगी 83.33%, बी अप्रॉक्सीमेटली 97.22%, सी 100%, डी 111.11% and E 116.67%। अब यहाँ पे हम जब टेलर के अकॉर्डिंग भुगतान करेंगे तो टेलर कहता है कि यदि आपकी एफिशिएंसी 100% से कम है तो हमें भुगतान किया जाएगा एक्चुअल सैलरी का 80%, और ज़्यादा है तो किया जाएगा हमें एक्चुअल सैलरी का 120%।
तो यहाँ पर जो ए की एक्चुअल सैलरी थी वो थी हमारी, ए ने यहाँ से कम काम किया है, बी ने भी यहाँ कम काम किया है, सी ने 100% काम किया है और बाकी सबने से ज़्यादा किया है। तो ए और बी को यहाँ पे पेमेंट मिलेगा एक्चुअल सैलरी का 80% और सी, डी और ई को यहाँ पे पेमेंट होगा एक्चुअल सैलरी का 120%, क्योंकि इन्होंने क्षमता से बराबर या क्षमता से ज़्यादा काम किया है। अकॉर्डिंग टू टेलर, जिन्होंने भी क्षमता 100% क्षमता से कम काम किया, तो यहाँ पे ए और बी ने, इसने सिर्फ 83% किया है, इसने 97% किया जो 100 से कम है, तो इन्हें एक्चुअल सैलरी का 80% दिया जाएगा। और सी, डी, ई ने चूँकि 100% क्षमता या उससे ज़्यादा पे काम किया है तो इन्हें एक्चुअल सैलरी का 120% दिया जाएगा। एक्चुअल सैलरी हमने भी सॉल्व की थी, यहाँ पर ए की थी 75, ए, बी, सी, डी, ई। तो ए की सैलरी थी एक्चुअल हमारी 75, हमको 75 का 80% मिलेगा। बी की सैलरी थी हमारी 87.5, तो 87.50 का हमें मिल जाएगा 80%। सी की सैलरी थी हमारी 100, तो हमें मिलेगा सामान्य दर प्रति इकाई का 120%। यहाँ पे हमारी एक्चुअल सैलरी थी 90, इसको मिलेगा 120%। ये मिलेगा इसको हमारा 120%, क्योंकि इसे 100% क्षमता पे काम किया है। डी की एक्चुअल सैलरी थी हमारी 100 and 105, 100 इंटू 120%, 105 इंटू 120%। एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। टेलर के अकॉर्डिंग वो कहता है कि यदि आपने 100% क्षमता से कम पे काम किया है तो एक्चुअल सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ पीस रेट सिस्टम, कार्य अनुसार मजदूरी का 80% मिलेगा। और यदि आपने 100% क्षमता या ज़्यादा पे काम किया है तो हमें कार्यानुसार मजदूरी का 120% मिलेगा। क्षमता निकालने का फार्मूला है हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन, श्रमिक ने कितना वास्तव में उत्पादन किया है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, आपने प्रमाप क्या तय किया था, मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसे हम प्रतिशत निकाल लेंगे। यहाँ पर ए और बी का प्रतिशत 100 से कम पे काम किया है तो इन्हें मिलेगा एक्चुअल सैलरी ऑन पीस रेट का 80% और सी, डी, ई को मिलेगा उसका 120%। एक्चुअल सैलरी पीस रेट से हमने भी सॉल्व की थी, तो यहाँ पर ए और बी को मिलेगा इनके एक्चुअल सैलरी का 80% और सी, डी और ई को मिलेगा यहाँ पे एक्चुअल सैलरी का 120%। तो ये हमारा आ जाएगा ए के लिए 60 रुपीज़, बी के लिए आ जाएगा 70 रुपीज़, सी के लिए आ जाएगा 108, 120 and 126 rupees according to FW टेलर मेथड। तीसरा इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि आप मैरिक की योजना के अकॉर्डिंग करते हैं तो मैरिक यहाँ पर कहता है, उसने 3 भागों में बांटा है कि यदि हमारी क्षमता 83.33% तक है तो सामान्य दर प्रति इकाई, जो भी नॉर्मल हमारी प्रति इकाई रेट है, यदि क्षमता 83 से 100 के बीच में है तो सामान्य दर का 110%, क्षमता हमारी 100% से ज़्यादा है तो सामान्य दर का 120%। तो यहाँ पर मैरिक के अकॉर्डिंग डील करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे क्षमता इन दोनों के 100% से कम है, इसके 83.33% तक है तो हमको मिलेगी नॉर्मल रेट से पेमेंट मिलेगा। 83.100 के बीच में है तो इन दोनों के फॉर्मूला इसको तो मिलेगा नॉर्मल रेट से। इनकी चूँकि 83 से ज़्यादा और 100 तक है, 100% तक है, इन्हें मिलेगा नॉर्मल रेट का 110% और जिनकी 100% से ज़्यादा है उन्हें मिलेगा नॉर्मल रेट का 120%। तो ए नहीं, चूँकि यहाँ पे 83.33% ही काम किया तो उसको नॉर्मल वेजेस मिलेगी। नॉर्मल वेजेस थी हमारी 75 रुपीज़।
इसको मिल जाएगा नॉर्मल रेट के अकॉर्डिंग। बी ने चूँकि 83.33% से ज़्यादा काम किया है लेकिन 100% से कम किया है, तो इसे मिलेगा नॉर्मल वेजेज जो थी इसकी 87.50 का 110% मीन्स 96.25। सी ने यहाँ पर 100% काम किया है तो इसे भी उतना ही मिलेगा। इसकी नॉर्मल वेजेस थी हमारी 100, इसकी नॉर्मल वेज थी हमारी 90, इसका मिल जाएगा हमें 110% यानी 99। इस अब चूँकि इन्होंने काम 100% से ज़्यादा किया है तो इन्हें मिलेगा पेमेंट 120%। तो यहाँ हमारी नॉर्मल वेजेस थी इसकी 100, हमें मिल जाएगा इसका 120% यानी 120। यहाँ पे इसकी वेजेस थी 105, इसे भी मिल जाएगा हमें 120% यानी 126। तो मेरिक की योजना में ए को मिलेगा नॉर्मल रेट, नॉर्मल वेजेस 75 रुपीज़ की, बी को मिल जाएगा नॉर्मल वेजेस का 110%, सी को भी नॉर्मल वेजेस का मिलेगा 110%, डी को नॉर्मल वेजेस का मिलेगा 120% क्योंकि इसने 100 से ज़्यादा काम किया है, और ई को भी इतना ही बोनस मिलेगा 105 का 120%। इस तरह से हम